देखिए, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था और इसमें आपका एक तो हमने इतिहास बता अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमने परिभाषा बताई थी टंकिन महोदय की। और उस परिभाषा को बताते हुए तमाम चीज़ों को हमने पहले दिन कोरिलेट किया था। दूसरा आपका जो बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास कैसे होता है, तो 1648 ईस्वी में वेस्टफालिया की संधि होती है सबसे पहले। फिर आपका जो दूसरा पहलू है, आपका शांति सम्मेलन होते हैं और हेग में 1899 और 1907, ये याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो 1899। कहाँ हुई, तो हेग में। ये कितने साल में अंतराल पर होती थी, 7 साल। कब कब हुई ये भी उत्तराखंड पूछा है, तो 1899 और 1907। ये यूरोपीय देश आपका करते थे। अब जो क्वेश्चन यहाँ एक बार आपका उत्तराखंड का जो मॉडल है, वह आप बैठिए हो, उत्तराखंड ने जो बनाया है कि अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय की स्थापना किस शांति सम्मेलन द्वारा की गई, तो 1899। फिर आपका क्वेश्चन बना है युद्ध के नियम किसमें, जगह न हो, पीछे बैठिए। युद्ध के नियम किसमें प्रतिपादित किए गए, तो आपका जवाब रहेगा जो युद्ध के नियम बनाए गए वह 1899 ईस्वी में। और समुद्र में युद्ध के नियम आपका 1907 में। ये आपको याद रखना है, मुख्य चीज है। इसी बीच हम बताए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और इसका चाइल्ड पैदा होता है, संतति या बच्चा, आपका राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। मूल रूप से 62 देश थे, लास्ट में आते आते आपका 32 रह गए। अमेरिका फाउंडर मेंबर था और विल्सन को ही श्रेय जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति। राष्ट्र संघ के तहत मुख्य रूप से आपका कह सकते हैं 3-4 सिस्टम थे। आपका एक, हाँ, वो किस संधि का परिणाम था, वर्साय संधि का। और इसके बाद हमने इसमें बताया था सभा, इसके बाद परिषद और सचिवालय। सभा में उस समय माने सभी सदस्य होते थे और एक आपका देश अधिकतम 3 प्रतिनिधि भेजता था। लेकिन वर्तमान समय में जो सभा की उत्तराधिकारी महासभा होगी, आगे पढ़ाया जाएगा, मैंने इसके बाद आपका महासभा ही पढ़ाना है। वर्तमान में 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर परिषद थी, तो परिषद की जगह पर अब सुरक्षा परिषद आ जाएगी। फिर आपका सचिवालय बना ही रहेगा। और मैंडेट सिस्टम एक था, वो छूट गया था। आदि अधिदेश प्रणाली, जो अब उसकी जगह आ जाएगा न्यासिता परिषद। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो नहीं पढ़ाया गया था, आगे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमने बिना आर्टिकल के प्रियम्बल बताया। प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बनता है कि क्या आपका उद्देश्य नहीं है। फिर आपका प्रयोजन या उद्देश्य अनुच्छेद 1 में बताया गया था, 4 उद्देश्य हैं। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना है कि यूएनओ का क्या उद्देश्य नहीं है, तो 4 के बाहर जो भी जाएगा वह उद्देश्य नहीं रहेगा। आर्टिकल 2 में आपका प्रिंसिपल 7 बताए गए हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये सभी देश मानने के लिए बाध्य हैं। तो 7 जो प्रिंसिपल है इसका इसमें एक क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि सातों जो प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं यूएनओ के, उसको एक जगह लिखकर और किस क्लाज में कौन सा सिद्धांत है ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल इसमें है। क्लाज 2 में है पैक्टा संट सरमेंडा, ये एंजिलाटी में बताया था, यानी कि संविदा सर्वथा पालनी, यानी कि आप संविदा किए हैं तो उसका क्या करिए, पालन। ये बेस है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त का। और जस को जंस का सिद्धांत आपका
4 में है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है कि क्लास 2 के खंड 1 से 5 तक के जो सिद्धांत हैं ये यूएनओ राष्ट्रों के लिए हैं, और जो राष्ट्र यूएनओ के मेंबर नहीं हैं उनके लिए दो सिद्धांत हैं, आपका 6 और 7। एक बार ये पूछा है, गलत ना हो। इन सिद्धांतों के आधार पर आपका केल्सन महोदय का कोटेशन पूछा है कि इन सिद्धांतों को हेंस केल्सन ने विश्व शांति का सिद्धांत कहा है, जो कल के टेस्ट में आया था, और यही बात पढ़ाने में थोड़ा छूटी थी। नोट्स में है लेकिन लेक्चर में छूट गया था, तो फिर एक बार याद रखिए किसने इन सिद्धांतों को विश्व शांति का सिद्धांत कहा है, तो आपका जवाब रहेगा हेंस केल्सन। आइए अब आपका अध्याय 2 देखा जाए। अध्याय वाइज भी तैयार रखिएगा। अध्याय 1 में आपका क्या है, प्रयोजन और सिद्धांत, अनुच्छेद 1 से लेकर 2 तक। अध्याय आपका आ जाइए 2 देखा जाए, अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक हैं, और इसमें मेंबरशिप के बारे में है, सदस्यता के बारे में। तो अनुच्छेद 3 में मूल सदस्य हैं, तो फिर एक बार याद रखिए मूल सदस्य कितने थे, 51। और आपका और 51 मूल सदस्य थे। लास्ट में किस मूल सदस्य ने साइन किया, पोलैंड। वह याद रखिए डेट 15 अक्टूबर 1945, और 50 देशों ने 26 जून 1945 को साइन किया। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन ये बना कि यूएनओ चार्टर कब एक्टेड हुआ, कब अधिनियमित हुआ, तो 26 जून 1945 ये बन सकता है क्वेश्चन। फिर हमने बताया था कि नए सदस्यों का प्रवेश आपका कैसे होगा, तो इसके लिए आर्टिकल 4 काम करेगा, यानी कि अनुच्छेद 4। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडल बना है, हल्का सा इसमें भी छूट गया था तेजी से पढ़ाते समय, लेकिन फिर एक बार कवर किया जाए। अगर सामान्य क्वेश्चन आए कि किसी राज्य को यूएनओ में शामिल करने के लिए, यानी कि नए सदस्यों के प्रवेश का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो 4 मार्कर आइए। दूसरा क्वेश्चन, कोई नया सदस्य कैसे आपका यूएनओ में शामिल होगा, तो आप ये देखिएगा 4 ऑप्शन उसमें देखा, मैं बताया भी था कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर पहला ऑप्शन, दूसरा महासभा की सिफारिश पर, तीसरा महासचिव की सिफारिश पर, चौथा देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कल भी आया था टेस्ट में, तो आप मारेंगे कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। इसके एक कदम आगे भी जाकर क्वेश्चन बन सकता है, और वहीं आपकी बात छूटी थी। अब यहाँ जो अगला क्वेश्चन आपका अंदर जाकर एक बार बना है, वो फिर हम बता रहे हैं जो छूटी हुई बात थी कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों के सकारात्मक मत और महासभा के आपका कितने वोटिंग से। तो सतर्क रहिएगा। पहला ये देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आपका जो अनुच्छेद 18 हो तो अलग बात है, देखिए अनुच्छेद बाद में बताया जाएगा। सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, तो कितने सदस्यों का सकारात्मक मत, 9, और महासभा के उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। फिर एक बार देखिए, अगर आपका इसके बाद थोड़ा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछे और मतदान पर आ जाए, ठीक है, पहला सामान्य क्वेश्चन निकल गया, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन, महासभा। लेकिन इसके आगे बढ़कर एक बार पूछा है, तो कितने वोट से आपका प्रस्ताव सुरक्षा परिषद पास करे, 15 में कितना सकारात्मक, 9, और आपका महासभा उसके बाद कितने से पास करे, उपस्थित और मत देने वालों के कितने से, 2/3। फिर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 9 में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका सकारात्मक मत भी आवश्यक है, ये भी सही है।
यानी कि जो 5 परपिचुअल मेंबर हैं, अस्थाई सदस्य हैं, उनका भी सकारात्मक मत होना आवश्यक है। अगर एक भी अस्थाई सदस्य निगेटिव या वीटो का प्रयोग या नकारात्मक मत दे दिया तो वह देश आपका यूएनओ का मेंबर बनना नहीं बन पाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन नया बन रहा है कि किसी सदस्य को यूएनओ का मेंबर बनने के लिए या बनाने के लिए एक्चुअल पावर किसमें है। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन बना था कि महासचिव के नियुक्ति की एक्चुअल पावर किसमें है, तो इन 5 अस्थाई मेंबरों में ही है। तो आपका फिर याद रखिए, यानी कि अगर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों में से किसी एक ने भी उसका विरोध कर दिया तो भले तमाम लोग सहमत हों, वह देश यूएनओ का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो अगर पूछे कि एक्चुअल पावर किसमें है, तो आप कहेंगे कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों। ऐसा क्वेश्चन आपका महासचिव में पूछा गया है। फिर एक बार याद करिए, सुरक्षा परिषद में 15 में से 9 सदस्य पक्ष में मत दें और 9 में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका भी पक्ष में मत होना जरूरी है। और प्लस महासभा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 से पास कर दे, तब वह देश यूएनओ का मेंबर बनेगा। अब इसी पर धारा 5 आ जाना है। यूएनओ से किसी सदस्य को निलंबित करना, तो निलंबित भी इसी प्रक्रिया से किया जाएगा। यानी कि फिर एक बार सामान्य आए तो निलंबित किस प्रक्रिया से किया जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को लेकर चलिएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करेगी, महासभा। लेकिन जैसे ही अंदर से क्वेश्चन बने कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों का सकारात्मक मत 9 और महासभा का कैसा वोटिंग होगी 2/3, तीनों में ही चलेगा। यानी कि अनुच्छेद 4, 5 और 6 तीनों में सेम नियम चलेगा। और वही नियम याद करना, वही छूटा था। तो 5 मेंबरों में से 5 अस्थाई सदस्यों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है। ये भी आपका अंदर से जाकर पूछा जाता है। यानी कि निलंबन का एक्चुअल पावर किसमें है, तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों। क्योंकि एक भी विरोध कर देगा तो कोई देश निलंबित होगा कि नहीं होगा, नहीं। इसके बाद धारा 6 आ जाइएगा। धारा 6 में निष्कासन है। तो निष्कासन का आधार क्या है, तो कोई देश बार बार यूएनओ के चार्टर में दिए गए धारा 2 के सिद्धांतों का एक बार उल्लंघन किया हो कि बार बार करता हो, तो कैसे निष्कासन यानी कि पूरी तरह बाहर किया जाएगा। फिर वही कहानी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा, महासभा द्वारा। फिर अंदर से पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों का सकारात्मक मत 9 और महासभा कैसे पास करे 2/3। फिर आपका क्वेश्चन, क्या 9 सदस्यों में 5 अस्थाई सदस्यों की सकारात्मक मत होना आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक। यानी कि चाहे धारा 4 में नए देश को शामिल किया जाए, धारा 5 में किसी देश को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए, या धारा 6 में किसी देश को यूएनओ से क्या किया जाए, बाहर, तीनों के लिए एक ही प्रक्रिया है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करेगी, महासभा। लेकिन वोटिंग भी सेम है। 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के सकारात्मक मत, महासभा 2/3। लेकिन फिर अगर ऑप्शन देता है एक और कि 9 सुरक्षा परिषद के मेंबर जिसमें 5 अस्थाई सदस्य शामिल हो और महासभा के 2/3 से, तो ये मारिएगा। अगर 9 रहे और एक ऑप्शन में 9 में क्या जोड़ दे, 5 अस्थाई, तो कौन मार कराएंगे, अस्थाई वाला, केवल 9 वाला नहीं। क्योंकि 5 अस्थाइयों का
आपका सकारात्मक मत होना क्या है आवश्यक। हम्म, तो रद्द करना निष्कासन, हम निष्कासन रद्द करना ना, निष्कासित अभी बताया जा रहा है ना। फिर एक बार देखिए, ये जो हमने प्रावधान बताया निष्कासन का बताया, लेकिन अगर निष्कासन को वापस लेना है, हाँ ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल बन सकता है कि निष्कासित करने में हमने बताया, अगर निष्कासन को रद्द करके और उस देश को पुनः क्या करना है, वापस लेना है, तब नियम चेंज होगा। ये काम केवल और केवल हो सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन आने का चांस है, और ये काम केवल आपका सुरक्षा परिषद कर सकती है, यानी कि महासभा का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ये पूछ, लेकिन ये कब, फिर एक बार समझिए, जब एक बार उसको क्या कर दिया गया, निष्कासित, और निष्कासित से फिर क्या किया जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपका माने कम लोग पकड़ पाएंगे। अब आइए अध्याय 3 चला जाए। अध्याय 3 में पाठ या अंग है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, और वह आपका कल भी 2 क्वेश्चन आया था, और कल टेस्ट में इससे 2 क्वेश्चन आया था, हम कोरिलेट कर रहे हैं। एक दो पॉइंट जो छूट रहा था, भले एक दो दिन लग जाए समय, क्योंकि इधर के जो सब्जेक्ट हैं चल रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और 9 माइनर और यहीं 3 4 मिलकर मेरिट बनाएंगे। कांटेक्ट टीपीएस सब लोग कर ले जाएंगे। 15 में 12 13 क्वेश्चन जो आम आदमी रहेगा लड़का वो भी कर ले जाएगा। इधर से ही गलती होगी और इधर से ही आपको सुधार करना है ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा गलती की संभावना है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, और कम गलती की संभावना है तो सरसरी तौर पर भी पढ़ सकते हैं आप। फिर एक बार देखिए, आपका अनुच्छेद 7 में पार्ट दिए गए हैं, तो यूएनओ के 2 पार्ट होंगे, एक मेन पार्ट और एक सेकेंडरी पार्ट। एक मुख्य अंग माने प्रधान अंग, प्रधान अंग कहिए, और एक सेकेंडरी यानी कि गौड़ या सहायक। तो मुख्य अंग, ये भी क्वेश्चन आया है कि मुख्य अंग कितने हैं, 6 हैं, 6 का नाम हमने बताया था, और सहायक अंग वे होंगे जो इस चार्टर के तहत बनाए जाएंगे। तो 6 से बाहर जो भी संस्थाएं होंगी आपका यूएनओ से जुड़ी रहेंगी, वह मुख्य अंग नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, सेकेंडरी या गौड़ या निकृष्ट कहिए या सहायक। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, 2 अनुच्छेद थोड़ा अच्छे से तैयार रखना है। एक अनुच्छेद आपका बनता है 22 और एक बनता है 68। लगातार इस पर जो भी कारण हो, लगातार क्वेश्चन इस पर आ रहा है, और कल के टेस्ट में दोनों पर क्वेश्चन बनाया भी गया था। अनुच्छेद 22 में जो आ रहा है कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत सहायक अंगों की स्थापना करती है, यानी कि गौण अंग, तो आपका जवाब रहेगा 22। याद रखिए, अभी हम बताएंगे महासभा। महासभा किस अनुच्छेद के तहत सेकेंडरी पार्ट या सहायक अंगों की स्थापना करती है, तो जवाब रहना चाहिए 22, रट कर जाइएगा। और आर्थिक और सामाजिक परिषद किस अनुच्छेद के तहत अपने सहायक अंगों की स्थापना करता है, या तो आपका जवाब रहेगा 68। अब देखिए नया मॉडल का क्वेश्चन, महासभा की लिटिल असेंबली किसे कहा जाता है, या लिटिल असेंबली का सृजन महासभा किस अनुच्छेद के तहत करती है, तो 22 के तहत करती है, क्योंकि जो वह अंग बनाएगी, जो संगठन बनाएगी, किस अनुच्छेद के तहत, 22 के तहत। बताइए वह प्रमुख अंग होगा यूएनओ का कि सहायक, सहायक। और इसी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, छोटी महासभा, लिटिल असेंबली। अब एक बिल्कुल नया क्वेश्चन बन सकता है आपका 68 से,
कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद किस अनुच्छेद के तहत लिटिल असेंबली का आपका निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आगे बन सकता है, अब तक के इतिहास में नहीं बना है। तो फिर एक बार याद रखिए, यही क्वेश्चन अगर जनरल असेंबली में पूछे तो आर्टिकल कौन मारेंगे, 22। और यही क्वेश्चन अगर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में पूछे तो आप कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, 68। लिटिल असेंबली याद करके जाना है। आगे देखिए तो अंग हुए आपका, इसके बाद आर्टिकल 8 आ जाएगा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, या हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर विभेद को क्या किया गया है, रोका गया है। चाहे यूएनओ के 6 मुख्य अंग हो या अन्य अंग जो स्थापित किए जाए सहायक, या उसमें लिंग के आधार पर कार्य करने में कोई भेद किया जाएगा कि नहीं। ये स्त्री हैं तो ये पुरुष हैं, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि लिंग के आधार पर विभेद को कौन सा आर्टिकल रोकता है, 8। 8 स्पष्ट रोकता है। इस प्रकार संविधान में मैंने जोड़ा था, एक तो आर्टिकल 14 रोकता है कि आप समता का अधिकार है। दूसरा अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि केवल लिंग के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। फिर आपका केवल लिंग के आधार पर सरकारी सेवाओं में भी विभेद नहीं करेगा, 16। इसके बाद तमाम अनुच्छेद है, उतना नहीं लेकिन 2 अनुच्छेद याद रखिए जो स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और कहाँ कहाँ आपका 15 और किस में 16 लिखा गया संविधान में। फिर बैक हुआ जाए, इस प्रकार आपका जो भी बातें मैंने छूटी थी एक दो वो बताई गई। अब आइए अध्याय आपका 4 चलना है। अब देखिए अध्याय एकदम रटे रहे, फिर से तो एक दो क्वेश्चन अध्याय से आते हैं। पहला अध्याय में क्या था, प्रयोजन और सिद्धांत, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 1 से 2। दूसरे अध्याय में मेंबरशिप, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 3 से 6। चौथे में अंग है, 7 से 8। अब आपका तीसरे में चौथा आ जाइए, जो चैप्टर 4 है उसमें जनरल असेंबली या महासभा के बारे में, या आम सभा, साधारण सभा, कहीं कहीं कमटी आपका आम सभा लिखा है, तो चाहे साधारण सभा लिखे, आम सभा लिखे, महासभा लिखे, जनरल असेंबली लिखे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सभी एक ही हैं। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल पर लिखता है साधारण प्रस्थापना, या इसी को लोक प्रस्थापना कह देता है, जन सामान्य को प्रस्थापना, आम जनता को प्रस्थापना, तो उसका सबका मतलब एक ही हुआ। या लोक प्रस्थापना तो यानी कि जनरल ऑफर, भाई यही तो हुआ कि जो ऑफर किसके लिए किया गया है, सभी के लिए। हाँ, क्या नहीं, इसका बताया जाएगा। ये जो वोटिंग का मामला है आपका महासभा में, इसको आपको अनुच्छेद 18 जब हम महासभा का बताएंगे तो वहाँ एक चार्ट बनवाएंगे, कभी काल अंदर से जाकर पूछा जाता है। तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आपका किस अनुच्छेद हम बता दे रहे हैं, किस अनुच्छेद में है, वोटिंग कैसे होगी, किस मुद्दे पर उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 काम करेगा, और किस मुद्दे पर साधारण बहुमत, ये स्पष्ट रूप से आपका लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 18। तो थोड़ा धैर्य रखिए। आइए महासभा की शुरुआत किया जाए, और महासभा में एक एक क्वेश्चन आपका बनता है। महासभा के बारे में प्रावधान अध्याय 4 में है। एक तो अनुच्छेद याद रखना है, 9 से लेकर 22 तक, भाई गलत ना हो। आर्टिकल 9 से लेकर और 22 तक में जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंगों में से एक अंग है महासभा, उसके बारे में प्रावधान अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर
22 तक में किया गया है। यहाँ दो क्वेश्चन कल के पेपर में बना था। महासभा की आपका पहला बना था, महासभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत, तो पहले अनुच्छेद में गठन ही होगा। कौन सा अनुच्छेद है? 9। दूसरा क्वेश्चन जो बनाया गया था आपका कि महासभा सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 22 में था। और प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होगा। वोटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में अभी बताया गया था? 18। नहीं, वोटिंग जो होगी वह किस में होगी? तो 4-5 आपका, हाँ, महासभा के कार्य और शक्तियां एक बार पूछा गया है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, नहीं, कार्य और शक्तियां तो 10 से लेकर 17 तक मारेंगे। अब एक एक क्वेश्चन छोड़ा, पहले छोटी छोटी बातें जानिए। 15-20 ऐसी बातें जानिए छोटी छोटी, जहाँ से कि क्वेश्चन लगातार बनते हैं। उसको हम आर्टिकल वाइज भी जोड़ते रहेंगे, मैं बता दूं जब। और कोरिलेट भी आपको करना है। पहला देखिए, जहाँ तक जनरल असेंबली की बात है, आम सभा या महासभा की बात है, सबसे पहले उठाइएगा अनुच्छेद 7 से। यानी कि कहाँ एकदम क्रम से हम चल रहे हैं। सबसे पहले आप जनरल असेंबली पढ़िएगा। तो मैं फिर बता दूं किस अनुच्छेद से उठाएंगे? अनुच्छेद 7 से। अनुच्छेद 7 में है क्या, पहले ये देखा जाए। देखिए, आर्टिकल जहाँ तक 7 की बात है, अंगों की बात की गई है कि यूएनओ में दो प्रकार के अंग होंगे। एक जो अंग होंगे वह आपका माने मुख्य अंग होंगे, जो 6 हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि क्या जो महासभा अब हम शुरू करने जा रहे हैं, क्या वह यूएनओ का प्रमुख अंग है कि नहीं? तो क्या धारा 7 में इस सभा का नाम दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। अतः महासभा यूएनओ का एक प्रमुख अंग है। कौन सा आर्टिकल बताता है? 7। दूसरा देखिए, महासभा किसकी उत्तराधिकारी है? अभी हमने जुरिस्प्रूडेंस में भी कई बातें जोड़ी, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम करेगा, जुरिस्प्रूडेंस में भी आज जो बताया गया। तो फिर एक बार कौन किसका उत्तराधिकारी है बताइए तो? हमारा उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल। क्योंकि जो अपील वहां जाती थी अब कहाँ जाएगी? और प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट का भी उत्तराधिकारी है। अनुच्छेद 135 हमने बताया, आर्टिकल 135 कि आपका फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियों का प्रयोग वर्तमान में कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट किसके उत्तराधिकारी हैं? तो जो पुराने हाई कोर्ट थे नए हाई कोर्ट उसके उत्तराधिकारी हैं, ये भी कह सकते हैं। आपका संसद किसकी उत्तराधिकारी है? तो संसद का गठन तो ऐसे संविधान ही करता है, लेकिन जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसी को किसमें माने उसी का रूप ही क्या है? संसद। फिर आपका ये, तो अब राष्ट्र संघ पर थोड़ा देखिए। राष्ट्र संघ के तहत 3 प्रमुख अंग थे। एक आपका सभा थी, दूसरा आपका सचिवालय और तीसरा परिषद। तो जो ये सभा थी, राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन, जो 1920 में गठित हुआ था, उसमें प्रत्येक देश के मेंबर रहते थे। एक देश का मेंबर अधिकतम कितने सदस्य प्रतिनिधियों को भेज सकता था उस समय? 3। लेकिन वोटिंग देता था 3 लोग, तो 3 वोट नहीं बल्कि कितना? 1। और मूल सदस्य संख्या राष्ट्र संघ के तहत 62 थी और लास्ट में समाप्त होते होते 32 रह गई। तो अगला पहला क्वेश्चन आपका आया कि महासभा किसकी उत्तराधिकारी है? तो राष्ट्र संघ के तहत सभा की। राष्ट्र संघ के तहत सभा की उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? महासभा को। पहला नियम याद रखिए। दूसरा नियम ये जानना है आपका, जो दूसरा नियम जाना जाता है आपका, वह
कह सकते हैं कि आपको दूसरा नियम ये जाना जाता है कि विश्व विधायिका किसे कहा जाता है। पिछली बार ऐसा एक क्वेश्चन बना था, तो तीनों याद रखिए। अगर विश्व न्यायपालिका पूछे तो आप न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मारिएगा। विश्व कार्यपालिका पूछे तो आप सुरक्षा परिषद को मारिएगा। और विश्व विधायिका पूछ ले तो महासभा, यानी कि महासभा को क्या कहा जाता है, आपका विश्व विधायिका। याद रखिए। अब अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि जितने, फिर एक बार याद रखिए, जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं, तो मूल सदस्य 51 थे, वर्तमान में 193 हैं। ये जो मेंबर हैं आपका महासभा के सदस्य होते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि महासभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 51, अब वर्तमान में कितनी है, 193। महासभा का जो गठन का प्रावधान है, जो कल के टेस्ट में आया था, वह अनुच्छेद 9 में है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य देशों से मिलकर बनेगी, यानी कि 193 देश इसके क्या होंगे, मेंबर। और आपका अनुच्छेद 9 में ही कहा गया है, पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक देश अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधियों को महासभा में भेज सकता है। कल ये भी क्वेश्चन बनाया गया था आपका टेस्ट में, तो अधिकतम कितना भेज सकता है, 5। अब वोटिंग पर आ जाए तो, लेकिन 5 लोग भले गए हैं किसी देश से, लेकिन जब वह देश वोट करेगा किसी विषय पर, तो 5 वोट उसके नहीं होंगे। वोट कितने होंगे, 1। तो वोटिंग हम बताएंगे, आज तो नहीं आ पाएगा वोटिंग क्योंकि लंबा है ये आपका, 2 संस्थाएं 3 संस्थाएं लंबी हैं। और कुछ संस्थाएं कि एक ही दिन में 2-3 समाप्त हो जाएगा। जैसे न्यास्ता परिषद हुआ, सचिवालय हुआ, ये एक ही दिन में निपट जाता है। आर्थिक सामाजिक परिषद हुआ, ये भी एक दिन में, 2 ही दिन में। लेकिन आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपका सुरक्षा परिषद और महासभा, इसमें थोड़ा समय लगता है। और यही तीनों संस्थाएं आपका मुख्य हैं। इसके बाद बचेगा क्या, बहुत कम बचेगा। तो फिर एक बार आइए, महासभा की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, रटिए 9 के तहत। महासभा में कौन होते हैं, तो यूएनओ का प्रत्येक मेंबर। एक देश कितना प्रतिनिधि भेज सकता है, 5। लेकिन जब वह वोट देगा तो अनुच्छेद 18 याद रखिए, 9 में नहीं कहा गया है। वोटिंग की बात किस अनुच्छेद में, 18 में। वोट देगा तो कितना वोट देगा, 1 वोट। अगला चला जाए। अब महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले तो संयुक्त राष्ट्र, अब जितनी संस्थाएं बताई गई उनका मुख्यालय भी बताते रहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। महासभा का भी मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही है। फिर याद रखिए। हाँ, आपका इसकी प्रथम बैठक एक बार पूछा, अंडरलाइन करिए। इसकी प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई। भाई न्यूयॉर्क में नहीं, ये पूछ सकता, अंडरलाइन करिए, नोट्स में है। इसकी जो प्रथम बैठक होती है वह 10 जनवरी 1946 को होती है लंदन में। ये एक बार पूछा गया है, रिपीट कर सकता है। फिर एक बार याद रखिए, न्यूयॉर्क न मारकर आ जाइएगा, मैं फिर बता दूं कहाँ हुई थी, लंदन में। हाँ, महासभा के अब फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि महासभा की वर्ष में सामान्यतः कितनी बैठकें होती हैं, एक। वर्ष में कितनी बैठक कम से कम होगी, एक। ये याद रखिएगा। महासभा की जो बैठक होगी, सभी सदस्य का प्रतिनिधि भाग लेंगे, वर्ष में कम से कम एक बार होगी। अब समस्या ये आई, यही आपका क्वेश्चन फिर रिपीट करता है कि कब बैठक प्रारंभ होती है, वार्षिक,
कब समाप्त होती है? तो याद रखिए, सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर लगभग दिसंबर मध्य या वहीं मध्य तक चलती हैं। यानी कि जब तक 15 से 20 दिसंबर के बीच में लगभग समाप्त हो जाती हैं। यानी कि क्रिसमस की छुट्टी के पहले आपका ये बैठक हर हाल में क्या होती है? समाप्त। अब जो क्वेश्चन अगला बना वह अध्यक्ष बनता है कि महासभा प्रत्येक बैठक के लिए एक अपना अध्यक्ष चुनती है और आपका सत एक अध्यक्ष चुनती है और 21 उपाध्यक्ष चुनती हैं। इसमें भी थोड़ा सतर्क रहना है एक दो पॉइंट में। देखिए, आपका यहाँ ये सतर्क रहना है, 21 वाला पूछ सकता है कि एक अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो 21 होते हैं। और अध्यक्ष न रहें तो क्रम से नाम रहता है, वे लोग महासभा की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ थोड़ा सतर्क ये रहना है कि जब तक महासभा अपना नया अध्यक्ष चुन नहीं लेती तब तक जो पुराना अध्यक्ष रहता है वही कार्य करता है। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, जब तक महासभा अपनी बैठक में हर एक साल बैठक में नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती तब तक कौन सा व्यक्ति अध्यक्ष का काम करेगा? जो पिछले सत्र में किया है। तो अध्यक्ष क्या करता है? सत्र को आहूत करता है, सत्र का समापन भी करता है। तो महासभा का सत्र बुलाने का कार्य किस व्यक्ति का है? अध्यक्ष का। महासभा का सत्र समाप्त हो रहा है, ये कार्य किसका है? अध्यक्ष का। थोड़ा भारत के संविधान में कोरिलेट करिए तो पूछा गया ये। आर्टिकल 85 पर गौर करिए थोड़ा। लोकसभा को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का विघटन कौन करता है? तो विघटन हो ही नहीं सकता। तो राज्यसभा को आहूत किया जाएगा, सत्र अवसान किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा बताया गया अस्थाई सदन है, इसका विघटन संभव। तो विघटन किसका हो सकता है? केवल लोकसभा। तो किस अनुच्छेद में ये कार्य भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है? 85। कई बार अनुच्छेद पूछा गया है, वो तो भाई याद ही करना पड़ेगा और उसका कोई उपाय नहीं है। अगला देखिए, आपका महासभा का जो कार्य क्षेत्र है एक बार पूछा गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कार्य क्षेत्र दिया गया है? तो 10 से लेकर आपका 17 तक दिया गया है, ये भी याद रखिए। हाँ, जब महासभा बैठती है तो 6 समितियों को गठन करती हैं। ये समितियां महासभा का सपोर्ट करती हैं। यानी कि 6 समितियां बनती हैं जो महासभा के कार्यों का क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। अब फिर आपका पूछ सकता है कि महासभा आपका कह सकते हैं दो बातें और यहाँ तब शुरू किया जाए। महासभा की जहाँ तक आपका बात है, आपका महासभा किस अनुच्छेद के तहत अपने आपका फिर क्वेश्चन कि आपका कल भी पूछा गया था पेपर में कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत आपका सहायक अंगों की स्थापना करती है? तो 22। कोरिलेट भी करते रहना है। आर्थिक सामाजिक परिषद पूछे तो 68। इस जो ये महासभा सहायक अंग अनुच्छेद 22 के तहत बनाती हैं, इसी को हम कहते हैं लिटिल असेंबली। ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत
लिटिल असेंबली का सृजन करती है। तो आर्टिकल 22। मतदान की पद्धति पूछ ले तो मतदान कैसे होगा महासभा में, वह अनुच्छेद याद रखिएगा 18। महासभा अपने प्रक्रिया के नियम बनाती है, वह अनुच्छेद 21 में है। फिर एक बार दो चार अनुच्छेद कम से कम इधर याद करना पड़ेगा, फिर हम बता रहे हैं। 9 में स्थापना या गठन, अनुच्छेद आपका 18 में मतदान, अनुच्छेद 21 में नियम और अनुच्छेद 22 में सहायक अंगों की क्या स्थापना। एक बार बजट भी पूछा गया है कि बजट किस अनुच्छेद में दिया गया, तो हम बताएंगे, लेकिन 4 अनुच्छेद गलत न हो इधर। कौन कौन? 9, आपका 18, 21 और 22। भाई 4 तो कम से कम पढ़िए। अब आइए महासभा का कह सकते हैं कि आपका ये महासभा के बारे में सामान्य बातें समाप्त हुई। अब एक एक महासभा के कार्य देखा जाए, महासभा के कार्यों को। अब आइए अनुच्छेद भाई निकाल लीजिए बेरेट, कुछ अनुच्छेद और कुछ सामान्य बातें, क्योंकि सामान्य बातें भी काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद निकाल लीजिए भाई, आप अगर लिए हो ये बेरेट अनुच्छेद 9 आ जाइए। पीछे कल पूछा भी गया था, क्वेश्चन आता है यार। महासभा के गठन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 9 में किया गया है, जिसमें आपका 2 खंड दिए गए हैं, एक पहला खंड और दूसरा खंड। पहले में देखिए, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य होंगे। तो जितने देश यूएनओ के मेंबर हैं, वे सभी देश महासभा के क्या होंगे? सदस्य। ये कौन सी अनुच्छेद बता रहा है? 9। दूसरा खंड देखिए, महत्वपूर्ण है, कल भी पूछा गया है कि महासभा में किसी सदस्य देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, अर्थात एक देश या एक राज्य अधिकतम अपने कितने लोगों को मेंबर के रूप में महासभा में भेज सकता है? 5 भेज सकता है, चाहे एक भेजे चाहे 2 भेजे, लेकिन अधिकतम कितने लोगों को मेंबर के रूप में भेज सकता है? 5। लेकिन जब ये लोग वोट देंगे तो वोट 5 नहीं देंगे। तुरंत अनुच्छेद 18 पर आपको गौर करना है कि जब ये वोटिंग होगी तो 5 वोट न होकर इनका कितना मत होगा? 1। तो तुरंत अनुच्छेद 18 समानता का नियम कहाँ समाहित है? यानी कि सभी देशों का वोट बराबर होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो बन सकता है क्वेश्चन। आगे हम बताएंगे अनुच्छेद 18। अब आइए कार्य और शक्तियाँ। अब अनुच्छेद 9 समाप्त हो गया, तो कार्य और शक्तियाँ आ जाइए। कार्य और शक्तियाँ, पहला क्वेश्चन बना है कि महासभा के कार्य और शक्तियाँ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 10 से लेकर कहाँ तक? 17। ऐसे तैयार रखिए, ये खूब क्वेश्चन इधर से बनता है। अब क्या क्या महासभा के कार्य हैं? अब एक एक कार्यों को हम डिटेल में देखेंगे और तब आपका अनुच्छेद जोड़ते रहना है। पहला देखा जाए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। पहला आपका देखा जाए सामान्य कार्य। सामान्य कार्य अनुच्छेद 10 में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है। महासभा किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है और आपका राज्यों को डायरेक्शन दे सकती है कि आप ऐसा करिए। तो पहला सामान्य नियम यही आया कि महासभा किसी भी विषय पर विचार करने का क्या रखती हैं? अधिकार रखती हैं। लेकिन यही लेकिन खतरनाक है, यही लोग गलत करके आते हैं। जिन विषयों पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है, उन विषयों पर महासभा को विचार करने का पावर नहीं है। लेकिन इसमें भी फिर लेकिन लगा देना है, लेकिन कब इन विषयों पर भी
महासभा विचार कर सकती है जब सुरक्षा परिषद इसके लिए क्या प्रदान कर दे, अनुमति। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए तब डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। गलत यहाँ होता है, देखिए आपका क्या गलत होता है। सामान्यतः महासभा किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए स्वतंत्र है। सही बात है, 4 ऑप्शन देगा उसी में उलझा देगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपका आएगा कि महासभा उन विषयों सभी विषयों पर विचार कर सकती है सिवाय सिवाय माने छोड़कर जिन पर विचार पहले से ही सुरक्षा परिषद कर रही है। आपका दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, लेकिन फिर घुमावदार आ जाए कि महासभा सभी विषयों पर विचार कर सकती है सिवाय जिस पर कि सुरक्षा परिषद विचार कर रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सुरक्षा परिषद की सहमत से या अनुज्ञा से महासभा ऐसे विषयों पर भी क्या कर सकती है, विचार। लेकिन किसकी सहमत लेनी पड़ेगी, सुरक्षा परिषद। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद अगर किसी मुद्दे पर विचार कर रही है तो महासभा उस पर विचार करने का हकदार कौन नहीं है, महासभा। लेकिन इसका एक अपवाद है, और क्या हो वह अपवाद है कि सुरक्षा परिषद इसके लिए क्या प्रदान कर दे, सहमत। अब आर्टिकल देखिए सेक्शन 10 में आपका अच्छे से याद करना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हम निकालेंगे, आपका नोट्स में हम लिखवा दे रहे हैं। पहले बैरेक्ट देखिए, अनुच्छेद 10 में देखिए भाई बैरेक्ट की भाषा आपका, प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग की उन शक्तियों और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है। यानी कि सभी पर विचार कर सकते हैं, चाहे वह न्यायता परिषद का मामला हो, आर्थिक सामाजिक परिषद का मामला हो, सचिवालय का मामला हो। महासभा पर किसी विषय पर रोक नहीं है। जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है, संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी भी मामले पर महासभा विचार कर सकती है, और अनुच्छेद 12 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इस प्रकार के किसी भी प्रश्न या मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से या सुरक्षा परिषद से या दोनों से सिफारिश कर सकती हैं। यानी कि यूएनओ से भी कुछ सिफारिश कर सकती हैं या सुरक्षा परिषद से भी, या दोनों से कि ये काम किया जाना चाहिए। लेकिन एक अनुच्छेद इसमें आया है, और वह अनुच्छेद देखिए अपवाद समाहित है, इसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन एक आर्टिकल धारा 10 में आया है। किस आर्टिकल के अधीन रहते हुए, बात तुरंत 12 देखना है। यानी कि आपका आर्टिकल 12 में है क्या, तुरंत अनुच्छेद 12 देखना है, यही अपवाद है। तो धारा 10 का अपवाद कहाँ दिया गया है, 12 में। देखिए अनुच्छेद 12, प्रस्तुत घोषणा पत्र में निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार जब सुरक्षा परिषद किसी झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई कार्यवाही कर रही हो, तो जब तक सुरक्षा परिषद महासभा में ऐसा करने का अनुरोध न करे, तब तक महासभा उस झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुरक्षा परिषद किसी मुद्दे पर विचार कर रही है तो अनुच्छेद 12 महासभा पर रोक लगाता है कि महासभा अब उस मुद्दे पर विचार करने की हकदार है कि नहीं। तो धारा 10 का अपवाद किस धारा में दिया गया है, 12। लेकिन कब कर सकती है महासभा इस पर भी विचार, जब सुरक्षा परिषद क्या करे, सहमत दे दे, यानी कि अनुरोध करे। इतना घुमावदार ये क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बना है कि जिनका कंसेप्ट हल्का सा भी डिगा, भाई अगर कंसेप्ट वहाँ डिग जाए लेक्चर के आधार पर, तो आप इस क्वेश्चन को न करिएगा, न डिगे तभी करिएगा, क्योंकि आपका 4 ऑप्शन देगा और एक सही है कि 2 सही है कि 3 सही है।
ऐसे बना बना कर देगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलत होने का यहाँ पूरा चांस है, और जहाँ गलती का ज़्यादा चांस है उसको 2 बार कम से कम पढ़िए। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि महासभा किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है और सिफारिश भी कर सकती है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों को और सुरक्षा परिषद को। लेकिन इसका अपवाद अनुच्छेद 12 में है, जहां किसी मुद्दे पर विवाद पर पहले से ही सुरक्षा परिषद विचार कर रही है, उस पर महासभा को विचार करने का पावर नहीं है। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। यदि सुरक्षा परिषद महासभा से अनुरोध करती है तो सुरक्षा परिषद जिस मुद्दे पर विचार कर रही है उस मुद्दे पर भी महासभा को विचार करने का क्या मिल जाएगा, अधिकार। इसके बाद आपका कह सकते हैं, अब ये आपका क्वेश्चन ये बनता है कि महासभा किन मुद्दों पर विचार नहीं कर सकती, उसको अलग से मॉडल बना लीजिए। नोट्स में भाई नहीं है ये मॉडल, अलग से कहीं लिखिए। महासभा निम्नलिखित विषयों पर विचार नहीं कर सकती, अलग से मॉडल बनाइए। महासभा निम्नलिखित विषयों पर विचार नहीं कर सकती। फर्स्ट लिखिएगा, जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही हो। फर्स्ट में लिखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अंडरलाइन करिए, नया बनाया जा रहा है भाई, कुछ तो नए आएंगे क्वेश्चन। जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही हो। सेकंड लिखिए, किसी राज्य के आंतरिक मामले में, किसी राज्य के इंटरनल मैटर, आंतरिक मामले में, इसको अनुच्छेद आप लिखिए 27, अनुच्छेद 2 का क्लास 7। ये 2 अपवाद हैं। इसके अलावा महासभा किसी भी विषय पर विचार करने की क्या रखती है, अधिकारता। ये पहला आपका महासभा का कार्य हो गया, सामान्य कार्य। इसके बाद आपका महासभा का निर्वाचन संबंधी कार्य देखा जाए। महासभा का निर्वाचन संबंधी कार्य, उसको थोड़ा नोट्स में बना लीजिए। निर्वाचन संबंधी कार्य को महासभा का विधिक कार्य कहा जाता है। नोट्स में नहीं है, जो आपका हेडिंग है कि निर्वाचन संबंधी कार्य, उसके आगे आप बना लीजिए इसे ही महासभा का कौन सा कार्य कहा जाता है, विधिक। अब उसके आगे पोस्ट में लिख लेना है जो विधिक कार्य, महासभा का कैसा कार्य, नोट्स में है नहीं, उसको लिखिए विधिक कार्य। अब महासभा आपका किन किन माने किन किन लोगों का निर्वाचन करती हैं, तो एक एक करके आइए। महासभा पहला नोट्स में है कि जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 जज होते हैं उनका चुनाव भी महासभा करती हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद से मिलकर करती हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है, फिर थोड़ा भारत का सुप्रीम कोर्ट बना लीजिए। उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, नहीं। किसकी सिफारिश पर, कोलिजियम के। तो एक्चुअल पावर किस में हो गया, कोलिजियम में। यानी कि आपका उच्चतम न्यायालय में कौन व्यक्ति जज बनेगा, इस बारे में एक्चुअल पावर किसको प्राप्त है भारत में, ये क्वेश्चन संविधान में आ चुका है, गलत ना हो, कोलिजियम में है। उसी प्रकार आपका फिर एक बार देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बताया जाएगा, लेकिन कैसे चुनाव होता है शुरुआती दौर में भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। देखिए आपका पूछा ये जाता है
कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है। अब चार ऑप्शन आपका देगा और एक ही ऑप्शन सही रहेगा। सुरक्षा परिषद द्वारा, दूसरा महासभा द्वारा, तीसरा देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, चौथा महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद। ये चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ऐसे चुनाव नहीं होता। तो कैसे चुनाव होता है? तो चुनाव का ढंग ये है कि सुरक्षा परिषद और महासभा एक साथ वोटिंग करती हैं। यानी कि नाम लाया गया, उस नाम पर वोट उसी समय सुरक्षा परिषद में वोटिंग चल रही है और उसी समय किस में आपका महासभा में। और जो व्यक्ति यानी कि जो न्यायाधीश दोनों में बहुमत प्राप्त कर लेता है, वह आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या बन जाता है? जज। अब समस्या ये आई कि महासभा फेल कर दी और सुरक्षा परिषद पास कर दी, तो दूसरी वोटिंग होगी फिर एक बार, फिर दोनों में विवाद हो गया तो तीसरी वोटिंग होगी। तीसरे के बाद आपका दोनों की समिति बनेगी, फिर नहीं बात बनी तो जजों पर ही छोड़ दिया जाएगा। यानी कि लास्ट में जैसे भारत में छोड़ दिया गया है कि जज ही जज बनाए, तो आपको हम बताएंगे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लास्ट में किस पर छोड़ दिया जाता है? जजों पर, कि जो पुराने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं वही जज बनाएंगे। लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया बड़ी दुरूह है, तो आप फिर याद रखिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर सुरक्षा परिषद और महासभा वोट करती हैं, और जो व्यक्ति दोनों में अलग अलग वोटिंग होती हैं बहुमत पा लेता है, वही व्यक्ति न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या बन जाता है? जज। बहुत कठिन नियम है, बताया जाएगा आगे। तो यानी कि सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर महासभा 15 न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जजों की क्या करती है? नियुक्ति करती है, निर्वाचन। दूसरा देखिए, महासभा जो सुरक्षा परिषद पर, अब आ जाइए, सुरक्षा परिषद में कितने टोटल मेंबर होते हैं? 15। मूल सदस्य संख्या 11 थी, आगे हम बताएंगे। इसके बाद सुरक्षा परिषद ही आएगा। महासभा जैसे ही समाप्त होगी, आज तो नहीं हो पाएगी, कल ही हो पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन टेक्निकल इस समय आ रहे हैं, उसको भी बताना जरूरी है। तो फिर एक बार देखिए, महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसमें सुरक्षा परिषद का कोई रोल नहीं होता। तो 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा। आर्टिकल जरूर याद रखिए। देखिए अनुच्छेद कैसे पूछा जाएगा। सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 में, यानी कि 23 में। फिर एक बार कोरिलेट करिए तो एकदम शुरुआती दौर से हम तीन अब एक साथ पढ़ना है। जैसे जैसे संस्थाएं आगे बढ़ेंगी, सबका गठन कम से कम एक जगह याद करना है। अनु बताइए, महासभा का गठन किस अनुच्छेद में? 9। सुरक्षा परिषद का गठन 23 में। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भी एक लाइन ऑफ गठन याद रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, 61 में, यानी कि अनुच्छेद 61। तो कम से कम 3 अनुच्छेद याद रखिए गठन पर। आपका महासभा का पूछे तो आपका 9, फिर आपका सुरक्षा परिषद का पूछे तो अनुच्छेद 23, और आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का पूछे तो अनुच्छेद 61। 3 अनुच्छेद। फिर सुप्रीम कोर्ट का गठन पूछ ले संविधान में 124, और हाई कोर्ट का गठन पूछ ले तो 216, अनुच्छेद 216 में। और अगर आपका यही संसद का गठन पूछ ले तो 79, और राज्य विधानमंडल का पूछ ले
तो आर्टिकल 168। संसद का किसमें गठन का प्रावधान है? 79। राज्य विधानमंडल 168। सुप्रीम कोर्ट का 124। क्लाज वाइज पूछा है, किस क्लाज में? 1 में। सुरक्षा परिषद का गठन बताइए? 23 में। आर्थिक सामाजिक परिषद 61 में आपका, और महासभा का 9 में। ऐसे याद करना है भाई अच्छे से। देखिए आपका अगला कार्य देखा जाए, 10 जो ये अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं, इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक अस्थाई होते हैं, और आपका प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 5 नए चुने जाते हैं। इसमें आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है। 12 बज गया, जागृति वाले सर आएंगे कि नहीं? तो ये ज्योग्राफी कितने दिन के लिए बचा है अभी वो जो? हाँ, 2-3 दिन। हाँ तो समाप्त हो जाए तो इधर समय बढ़ाया जाए भाई। हाँ कह दे रहे हैं कि 1-2 दिन में खींच दें ज्योग्राफी, ताकि इधर 12:30 1 बजे तक चलाना है। देखिए कल से आपका जो शेड्यूल रहेगा, चूंकि इंग्लिश सुबह अजय सर रहेंगे नहीं, तो जो 8 से आपका 9 क्लास चलेगी, 8 बजे से, वह आपका पुलिस एक्ट एपीओ के लिए बचा रह गया है। वही समय नहीं निकल पा रहा था। जो एपीओ जो लोग मेंस दे रहे हैं, मैसेज मैं कर दूंगा। 8 से आपका 9 बजे तक पुलिस एक्ट मेंस के लिए चलेगा। 2-3 दिन का बचा है, 15 क्वेश्चन लिखवाने हैं छांट के। उसके बाद आपकी क्लास 9:15 से चलेगी। उधर हम समय बढ़ाएंगे आपका। ज्योग्राफी वाले सर से बात कर ले रहे हैं, कह दे रहे हैं 1-2 दिन में आप निपटा दीजिए, ताकि 12:30 1 बजे तक उधर आपका खींचा जाए। तो आप लोग मने 9 बजे ही आना है, जो लोग रेगुलर आते हैं। जो लोग भाई जिनको एपीओ में देना है, वह आकर 8 से 9 पढ़ सकता है। लेकिन जो जे का बैच चलेगा अभी 2-3 दिन, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, 9 बजे से ही चलेगा। तो आपको सुबह 9 बजे ही आना है, क्योंकि 1-2 दिन में ज्योग्राफी समाप्त हो जाए तो समय आपका आधा पौन घंटा हम बढ़ा देंगे। 1-2 दिन की बात है, और थोड़ा धैर्य रखिए 1-2 दिन भाई। और भविष्य में आपका हो सकता है कि जो 1-2 दिन बाद पहला सब्जेक्ट लगे, वह आपका माइनर ही चलेगा, क्योंकि पहला सब्जेक्ट माइनर लगा के अब इस पर भी ध्यान देना है। यानी पहला जो सब्जेक्ट है आपका माइनर से ही शुरू कर दिया जाएगा, ताकि माइनर थोड़ा जो स्लो चल रहा है उसकी क्या बढ़ जाए, तो जो पहले चलेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। चल जाए, आज चूँकि जीएस भी चलेगा, इसलिए भाई आपका कल का जो शेड्यूल है बताया गया आपका, 1-2 दिन में समय बढ़ जाएगा।